स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड। फिजिक्स वर्ल्ड में आप सब लोगों का स्वागत है। इस समय हम बात कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स की। और अगर आपको ये कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है क्लास 12th फिजिक्स का, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 8875919545। और इस पूरे कोर्स की जो फीस रखी गई है ओनली 1100 रुपये रखी गई है। इस फीस में आपको पूरा फिजिक्स फर्स्ट, फिजिक्स सेकंड सब कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी तक आपको 4 क्लासेस मिल चुकी है इसी यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी 5वीं क्लास है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है विद्युत बल रेखा, जिसको हम ऑलरेडी परिभाषा पढ़ चुके हैं। विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत फ्लक्स रेखा। आज हम इसकी डिटेल्स पढ़ने जा रहे हैं। विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत फ्लक्स रेखा। हमने इसकी परिभाषा डेफिनेशन जो थी वो हम अलग से पढ़ चुके हैं पहले क्लास नंबर 2 के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस। ये 3 नाम है इसके। क्या क्या नाम हो गए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस। याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग है। यानी विद्युत क्षेत्र अलग चीज है, विद्युत क्षेत्र रेखा अलग चीज है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस अलग है। विद्युत फ्लक्स अलग है और विद्युत फ्लक्स रेखा अलग है। तो अब हम इस डिटेल में इस हेडिंग को पढ़ रहे हैं कंप्लीट डिटेल्स के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। एक तो आती है इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। एक तो इसको डिफाइन करने के लिए आता है। एक इसके गुणधर्म पूछता है, प्रॉपर्टीज। क्या भाई प्रॉपर्टीज बताइए। 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। 2 गुण पूछे हैं इसके, प्रॉपर्टीज पूछी है। एक कि 2 विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। 2 विद्युत बल रेखाएं आपस में काटती क्यों नहीं है, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। मीन्स 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस not intersect. Why? Two electric field lines not intersect या never intersect. Why? इसका जवाब हमें देना है। और एक इसके पूछता है चित्र, डायग्राम्स पूछता है। ये इतने सारे क्वेश्चंस इस हेडिंग के अंदर बनते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर। विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत फ्लक्स रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस में एक तो डेफिनेशन बनती है जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, पार्ट नंबर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वहां से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम डेफिनेशन के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वहां बहुत अच्छे से समझाई थी। फिर आती है इसकी प्रॉपर्टीज, इसके कुछ गुणधर्म पूछे जाते हैं। और एक सवाल स्पेशली, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जरूर बनता है यहाँ पर कि 2 विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, व्हाई। और एक इसके कुछ डायग्राम्स आपको पूछे जाते थे। वीडियो को पॉज करके इन हेडिंग्स को नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आती है इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इसी डेफिनेशन को मैं आपको एक बार फिर से सुना देता हूं। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र जिस पर कोई एकांक विलगित तथा पृथक्कृत धनावेश ऋणावेश की तरफ चलता है अथवा चलने के लिए प्रवृत्त होता है तथा उसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। ये हमने पार्ट नंबर 2 के अंदर पढ़ा था। मीन्स द इमेजिनरी कर्व drawn in electric field at which unit positive isolated and separated charge moves towards the negative charge or ready to move, and the tangent drawn at any point of electric field line will represent the direction of resultant electric field. It is called electric field lines. ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप एज इट इज फिर से लिख लीजिएगा डेफिनेशन को। ठीक है ना। अब बारी आती है गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं और यही इसका एक गुण भी हो जाएगा। ये गुण में से ही आया है। ये जो एक क्वेश्चन उठा है कि 2 विद्युत बल रेखाएं आपस में काटती क्यों नहीं है, प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, व्हाई। तो इसका आंसर हमको यहीं पर सेट करना है। और जैसा ही आंसर सेट होगा, ठीक है, और अगर एक प्रश्न आगे और आएगा, विद्युत की जगह चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो जहां जहां वर्ड विद्युत है, जहां जहां इलेक्ट्रिक वर्ड है, वहां से हटा के हम क्या लगा देंगे, चुंबक लगा देंगे, मैग्नेट लगा देंगे वर्ड। तो 2 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, अब आप इस क्वेश्चन को फिर से नोट कीजिए। सबसे पहले तो हो गई परिभाषा, डेफिनेशन। अब एक बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट वाई, मींस दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? प्रश्न बना के लिख लीजिए, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट या नॉट इंटरसेक्ट वाई। क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। अब मैं इसका आंसर आपको पहले समझाता हूं। अगर आपको इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से आती है, जो कि मैंने पहले आपको सिखाई थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी हो जाएगा। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। हमको वहां से स्टार्ट करना है इसका आंसर, जो हमने लिखा था ना अभी परिभाषा के अंदर, डेफिनेशन के अंदर, के विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये लाइन हमने परिभाषा में लिखी थी ना, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मींस द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लाइन हम लिख चुके हैं डेफिनेशन के अंदर। क्या लाइन लिखी है? द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका आंसर ऐसे बनाना है हम लोगों को। पहले सुनिए आप लोग, इसका आंसर क्या बनाना है। इसका आंसर हम लिखेंगे, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न इस साल के लिए। तो इसका आंसर ये लिखना है हमको कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यदि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेगी तो उस प्रतिच्छेद बिंदु पर, उस कटान बिंदु पर जहां पर वो कट गई, हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और अगर दो स्पर्श रेखा आ गई तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशाएं भी कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। यही कारण है कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, काटती नहीं है। क्या आंसर बनाना है कि हम जानते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यदि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेगी तो उस कटान बिंदु पर, उस प्रतिच्छेद बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जिसके कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो जाएगी? दो, जो कि संभव नहीं है। मींस इसका आंसर क्या लिखना है हमको इंग्लिश में? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट because as we know that if we draw any tangent at any point of electric field lines, then it will represent the direction of resultant electric field. If two electric field lines will intersect, then we can draw two tangents at that intersection point. Hence there will be two different directions of resultant electric field, which is not possible. So we can say that two electric field lines will never intersect. फिर से बताता हूं क्या लिखना है इसके अंदर। Two electric field lines will never intersect because as we know that if we draw any tangent at any point of electric field lines, then it will represent the direction of resultant electric field. If two electric field lines will intersect, then at intersection point we can draw two tangents. Hence there will be two different directions of resultant electric field, which is not possible. So we can say that two electric field lines will never intersect. समझिए इस बात को। हमने एक लाइन तो उठाई है यहीं से, प्रश्न से एक लाइन तो यहीं से उठाई है, पहली लाइन तो यहीं से उठाई है क्वेश्चन से, कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट। पहली लाइन तो यहां से उठाई, दूसरी लाइन उठाई हमने परिभाषा से, डेफिनेशन से। दूसरी लाइन कहां से उठाई? डेफिनेशन से, परिभाषा से उठाई है। क्या? कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। लाइन डेफिनेशन में से तो आई है कि
क्या थी सेकंड पॉइंट इसके अंदर, स्टेटमेंट के अंदर डेफिनेशन से उठाई हमने, इफ वी ड्रॉ एनी टेंजेंट at any point of electric field lines then it will represent the direction of resultant electric field। अब हमको क्या लिखना है कि अब हम मान के चल रहे हैं कि दो आपस में कट जाती है, ठीक है, दो इंटरसेक्ट हो जाती है, तो टेंजेंट भी कितने ड्रॉ कर सकते हैं, दो। स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं, दो। तो एक स्पर्श रेखा एक परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो दो स्पर्श रेखा कितनी को प्रदर्शित करेगी, दो दिशाओं को प्रदर्शित कर जाएगी, और दो दिशाएं कभी संभव नहीं होती है। मीन्स अगर हमने मान लिया कि इंटरसेक्ट कर रही है तो हम वहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो। तो दो टेंजेंट कितने को रिप्रेजेंट करेंगे, दो डायरेक्शंस को, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये सीधा सीधा इसका आंसर हो गया, बढ़िया आधे पेज का आंसर हो गया आपके सामने। कितना प्यारा आंसर मैंने आपको लिखाया है, समझाया है। अब आप लोग इसको लिख भी लीजिए, मैं एक बार बोल देता हूं फिर धीरे धीरे बोलता हूं, थोड़ा सा आप वीडियो को रिवाइंड कर करके लिख लीजिएगा क्या लिखना है इसके अंदर। और यही इसका गुणधर्म भी है, ये का ये पॉइंट अभी हम प्रॉपर्टीज में भी चिपकाएंगे एज इट इज। फिर से ये का ये पॉइंट अलग से एज इट इज कॉपी पेस्ट, एज इट इज सीधा छापना है वापस, ये गुणधर्म है इसका, प्रॉपर्टीज है, लेकिन उसको मैं अलग से उठा के लेके आया हूं आप लोगों के लिए। क्या लिखना है आप लोगों को, इसका आंसर लिखिए पहले हिंदी में। दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि हम यह जानते हैं कि यह विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये लाइन आई परिभाषा से। यदि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जिसके कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। अतः यह स्पष्ट होता है कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। एक बार फिर से बोल देता हूं, वीडियो को रिवाइंड कर करके देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि हम यह जानते हैं कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यदि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेगी तो उस प्रतिच्छेदन बिंदु पर, कटान बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जिसके कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की भी दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। यही कारण है जज साहब कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। मतलब आपकी कॉपी के अंदर एग्जाम में हर शब्द ये चीख चीख के कहना चाहिए, चिल्ला चिल्ला के सर नंबर दे दो, सर नंबर दे दो, नंबर नहीं कटने चाहिए, एग्जैक्ट स्टेटमेंट आना चाहिए। क्या आएगा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज एज वी नो दैट इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट at any point of electric field lines then it will represent the direction of resultant electric field. If two electric field lines will intersect then at intersection point we can draw two tangents. Hence there will be two different directions of resultant electric field, which is not possible. So we can simply say that two electric field lines will never intersect. That's all my lord। ये मत लिखना लास्ट में मजाक कर रहा हूं। ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, देखो परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई, ये क्वेश्चन हो गया अलग से, ठीक है ना। अब बात आती है, हेडिंग लगाइए आप, विद्युत बल रेखा के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज। शॉर्ट में पॉइंट्स में यहाँ पे लिखता जाता हूं और आप लोगों को भी शॉर्ट में लिखने हैं। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट, और सारे के सारे हमने जो परिभाषा बनाई थी ना परसों वाली क्लास में, पार्ट नंबर 2 के अंदर इसकी डेफिनेशन पड़ी है। अगर आपको नहीं मिल रही हो तो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे ले लेना, उसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझाई थी सारी डेफिनेशन मैंने आपको। तो सारी की सारी परिभाषाएं, जो परिभाषा जो है उसी से ही प्रॉपर्टीज आएगी, जो डेफिनेशन है उसी से ही सारे गुणधर्म हमको निकालने हैं बाहर। तो आपने परिभाषा में पढ़ा होगा कि ये विद्युत बल रेखा क्या थी, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र जिस पर एकांक धनावेश ऋणावेश की तरफ चलता है, मींस पॉजिटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये लाइन आई थी कि नहीं आई थी, तो इसका पहला गुण यही हो गया कि विद्युत बल रेखा सदैव
सदैव कहां से प्रारंभ होती है और कहां खत्म होती है, कहां समाप्त होती है? सदैव धनावेश से प्रारंभ होकर सब परिभाषा को ही तोड़ मरोड़ के और गुणधर्म बनाने हैं। प्रारंभ होकर ऋणावेश तक समाप्त होती है, यानी इनकी दिशा हो गई पॉजिटिव से नेगेटिव। मीन्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। ये हो गई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, ये जो इस प्रश्न का उत्तर लिखा था वो एज इट इज छाप दो यहां पर फिर से, एज इट इज कौन सा वाला? जो अभी हमने लिखा था ना, दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, वो पूरा भाषण यहां पे फिर से लिख दो, एज इट इज टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट। वो सेकंड पॉइंट एज इट इज हो जाएगा। एक बार बोल भी देता हूं फटाफट से, आप लोग अगर आगे पीछे हो गए हो तो, दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यदि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जिसके कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशाएं भी दो हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। यही कारण है कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, सेकंड गुणधर्म हो गया इसका, मतलब उसी को हम अलग से उठा के लेके आए थे। क्या लिखना है? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज एज वी नो दैट इफ वी ड्रॉ एट एनी टेंजेंट at any point of electric field lines, then it will represent the direction of resultant electric field. If two electric field lines will intersect, then at intersection point we can draw two tangents, hence there will be two different directions of resultant electric field, which is not possible. So we can say that two electric field lines will never intersect. ये second property होगी बेटा, जल्दी से लिखिए, मजा आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत मजा आ रहा होगा। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर आपको 4-5 पूछे तो इन्हीं को तोड़ मरोड़ के लिखना है। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा गुणधर्म कि विद्युत बल रेखाएं सदैव खुले वक्र में होती है। कैसे होती है? खुले वक्र में। ये भी हमने ऊपर लिखा था, काल्पनिक और निष्कोण वक्र। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इन ओपन कर्व। लिखिए आप लोग, विद्युत बल रेखाएं सदैव खुले वक्र में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इन ओपन कर्व। आपको पता चल रहा होगा, हमने जो डेफिनेशन चिपकाई है, जो डेफिनेशन लिखी है, जो परिभाषा लिखी है, उसी को ही तोड़ रहे हैं और गुणधर्म बना रहे हैं प्रॉपर्टीज में। ये लिखिए आप लोग कि विद्युत बल रेखाएं सदैव खुले वक्र में होती है, अर्थात ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। फिर से ये लाइन आएगी, ये इसका रीजन है, कारण है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इन ओपन कर्व। इट मींस इट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। इसी के अंदर लिखना थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा? विद्युत बल रेखा सदैव खुले वक्र में होती है। विद्युत बल रेखाएं सदैव खुले वक्र में होती है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इन ओपन कर्व। इट मींस वी कैन से दैट दिस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड कंप्लीट्स एट नेगेटिव चार्ज। चौथी जो प्रॉपर्टी है बच्चों, वो ये है, जो इस चैप्टर को और अगले चैप्टर को लिंक करके आएगी। वहां पर एक वर्ड आएगा समविभव पृष्ठ, एक शब्द आएगा समविभव पृष्ठ। नेक्स्ट चैप्टर में हो सकता है आपने अपनी अपनी स्कूलों में पढ़ लिया हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसकी परिभाषा भी बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, नाम से पता चल रहा है। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। मींस द सरफेस एट विच द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम और कांस्टेंट एट ईच पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके बारे में फिलहाल हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्स में आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी के अंदर ये यूज होगा कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है ना। ये वहां पे भी ये प्रॉपर्टी आएगी, यहां पे भी आ जाएगी। तो चौथा पॉइंट आप लिखिए, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल surface. Electric field lines are perpendicular to
इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी चौथी। अब इस चैप्टर में थ्योरी खत्म हो गई है लगभग, कल से हमारे डेरिवेशंस चलेंगे हमारे, ठीक है ना। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, विद्युत बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। पांचवी प्रॉपर्टी होगी कि ये काल्पनिक होती है और निष्कोण होती है। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक तथा निष्कोण होती है। मीन्स दीज आर इमेजिनरी एंड नो एंगल, कोई एंगल इनके अंदर नहीं होता है। ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे चलती जा रही है। अब देखिए इधर एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं, फिर कंप्लीट करते हैं, कंक्लूड करते हैं। अब मेरी बात आप सुनना, अगर एग्जाम में तुम्हें दो प्रॉपर्टी पूछे, दो गुणधर्म पूछे, तो ये दो लिख के नीचे वाले भी लिख देना, लेकिन उनके पॉइंट्स मत लगाना। समझ गए आप लोग। अगर आपको दो प्रॉपर्टी पूछे तो दो प्रॉपर्टी ये लिख दी और नीचे वाले भी लिख देना, चलो सर आपकी मर्जी, जो चेक कर लो, आप तो खुश रहो, मस्त रहो। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, जब साला याद होता नहीं है, पहला पॉइंट ये काल्पनिक होती है, दूसरा पॉइंट ये निष्कोण होते हैं, तो बेटा तुम्हारा नंबर भी काल्पनिक है, नंबर भी निष्कोण है, फिर तो मुझे मत कहना सर नंबर नहीं आए, क्योंकि आपने आलतू फालतू चीजें लिख रहे हो। जो मेजर कंटेंट है वो आप लोग स्किप कर देते हैं। भाई क्या होता है, आपको 5-6 पॉइंट सारे याद है, आप छोटा कर देते हो, आंसर को छोटा नहीं, अच्छे से स्टैंडर्ड लिखना है आपको। तो एक छठा पॉइंट और लिख दीजिए, समान विद्युत क्षेत्र को या समरूप विद्युत क्षेत्र को समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह अभी डेरिवेशन में काम आएगा। आगे लाइन क्या आ जाएगा यहां पर कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is represented by parallel lines. Uniform electric field is represented by parallel lines. समरूप विद्युत क्षेत्र को हम समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस टाइप से हमने इनको कंक्लूड कर दिया। अगर एग्जाम में फिर कह रहा हूं, अगर 10 पूछे तो भी माल इतना ही है और 1 पूछे तो भी माल इतना ही है। अब आप समझ गए ना, माल सारा खत्म होना चाहिए, एग्जाम में वापस लेके मत आ जाना। कल ही हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है कि 2 मार्च से आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले। 2 मार्च 2022 से आपके 12th के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं आरबीसी बोर्ड्स के। इसका मतलब बोर्ड ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है कि आपके एग्जाम रद्द नहीं होंगे। तो आप अगर झूठी प्रार्थनाएं करते हैं ईश्वर से कि ऐसा है भगवान इस बार भी एग्जाम कैंसिल हो जाए, तो संभव नहीं है। इसलिए समय कम है, आप पढ़ते जाएं। समझ गए ना आप लोग, अब समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख भी लीजिए। अब हम इसके डायग्राम्स पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अब हम इसके डायग्राम्स पढ़ लेते हैं, चित्र पढ़ लेते हैं। देखो जो अभी मैंने एक हेडिंग लिखी थी ना, समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसका डायग्राम भी इस साल 2021 में आया है। परसों वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया है। दूसरा क्वेश्चन यही था, ऑब्जेक्टिव्स के बाद में यही क्वेश्चन था। एकल धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम बनाइए। तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है बच्चों। तो यहां पर मैं आपको विद्युत बल रेखा के चित्र सिखा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायग्राम्स बना रहे हैं हम लोग। किसके चित्र बना रहे हैं, विद्युत बल रेखा के, ध्यान रखना, ना कि समविभव पृष्ठ के। वो अगले चैप्टर में आएगा, मैंने तो आपको नाम बताया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस के हम लोग क्या कर रहे हैं, डायग्राम्स बना रहे हैं। तो पहला जो हमारा डायग्राम बनेगा वो बनेगा Q ग्रेटर देन 0 के लिए। किसके लिए, Q ग्रेटर देन 0 के लिए। किसके लिए, Q ग्रेटर देन 0। Q ग्रेटर देन 0 यानी आवेश का मान 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एकल धनावेश के लिए। किसके लिए, एकल धनावेश के लिए। अगर आपको चित्र पूछता है विद्युत बल रेखा का, किसका, विद्युत बल रेखा का, ना कि समविभव का, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। किसके लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर आपको डायग्राम पूछता है तो हमें सिंपल सा डायग्राम बनाना है। ध्यान रखना, सारे डायग्राम पेंसिल से बनेंगे और बड़े बड़े बनेंगे, यूं आधी लाइन में टिकड़ी बना दो, ध्यान रखियो, ठीक है। 1 नंबर मिलेगा पूरा आपको इसके लिए। तो कुछ नहीं करना है, एक पॉजिटिव प्लस Q लगाया और 4 डायरेक्शन प्लस से तो बाहर जाती है ना, तो ये बाहर भेज दी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी ना फर्स्ट वाली, धनावेश से प्रारंभ होती है, यानी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है। ये डायग्राम बन गया हमारा किसका, एकल धनावेश के लिए विद्युत बल रेखा हमने खींच दी। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए Q ग्रेटर देन 0 के लिए हमने क्या बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी। सेकेंड डायग्राम Q लेस देन 0। कोई ये मत बोलना सर Q इज इक्वल टू 0 के लिए बनाओ, साला जब आवेश ही नहीं है तो विद्युत बल रेखा कहां से आएगी। Q लेस देन 0,
यानी आवेश का मान 0 से छोटा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एकल ऋणावेश। क्या हो गया, एकल ऋणावेश। फिर से मैं बता देता हूं हम डायग्राम्स किसके बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस के, विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा के। यानी यूनिट नेगेटिव चार्ज के लिए अगर आपको डायग्राम पूछता है, यूनिट नेगेटिव चार्ज के लिए अगर डायग्राम पूछता है, तब आपको क्या करना है, -q, और डायरेक्शन कहां आ जाएगी, बाहर की जगह अंदर आ जाएगी। बाहर की जगह डायरेक्शन कहां आ जाएगी, अंदर आ जाएगी, क्योंकि ऋणावेश पे समाप्त होती है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज के कारण अंदर आ गया। जल्दी से वीडियो को पॉज करके दोनों डायग्राम्स बना लीजिए, फटाफट से, फास्ट बनाइए बच्चों, जल्दी से। ये बन गए हमारे 2 डायग्राम्स। वीडियो को पॉज करो, दोनों डायग्राम बनाओ अच्छे से। अब एक स्पेशल लाइन में आपको बोलने जा रहा हूं। अगर आपको कहता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल रेखा बनाइए, विलगित बिंदु आवेश के कारण, विलगित बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा खींचिए, उसका चित्र बनाइए। यानी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के कारण अगर आपको डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, तब आपको ये वाला और ये वाला दोनों बना के आने हैं। मतलब एक काम ये करो ना, इस हेडिंग को मेन हेडिंग बना लो, इसको, इस हेडिंग को यहां पे लगा लो ऊपर, समझ गए। फिर नंबर 1 के अंदर ये आ गया, नंबर 2 ये आ गया। यानी अगर आपको पहला सवाल पूछता है Q ग्रेटर देन 0, एकल धनावेश के लिए विद्युत बल रेखा बनाओ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, तो ये पहला वाला डायग्राम बन जाएगा। अगर आपको कहता है Q लेस देन 0 या ऋणावेश के लिए या नेगेटिव चार्ज के लिए डायग्राम बनाओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो ये सेकंड नंबर वाला बन जाएगा। और अगर आपको पूछता है विलगित बिंदु आवेश के लिए, यानी आपको ना पॉजिटिव का ना नेगेटिव का, यानी आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेज आपको बोला है कि उसके लिए विद्युत बल रेखा बनाओ, तब फिर नंबर 1 ये और नंबर 2 ये दोनों बनेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। फिर से बताता हूं, मैंने क्या गीत गाया, आधों को पता ही नहीं चला क्या बोला सर ने। सर ने ये बोला कि अगर आपको ये पूछता है तो ये डायग्राम बनेगा, ये पूछता है तो ये डायग्राम बनेगा, और ये हेडिंग पूछता है तो दोनों डायग्राम्स बनेंगे विथ ये दोनों हेडिंग लगा के। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई आप लोगों को? उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका अगला डायग्राम कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूं। अगला जो डायग्राम है वो बनेगा हमारे आवेशों के निकाय के कारण, सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण। अब क्या बनेगा, आवेश युग्म के कारण, यानी आवेशों का जोड़ा होगा जब क्या होगा, आवेश युग्म के कारण विद्युत बल रेखा। किसके कारण, आवेश युग्म के कारण, आवेश युग्म के कारण विद्युत बल रेखा। किसके कारण, आवेश युग्म, युग्म का मतलब हो गया हमारे जोड़ा। ठीक है, पेयर ऑफ चार्जेस के कारण। किसके कारण, पेयर ऑफ चार्जेस के कारण हम लोगों को क्या ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी कि हमारे पास आवेशों का जोड़ा है, तो जोड़ा कैसे हो सकता है, प्लस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। भाई तीन ही तो प्रॉपर्टी, तीन ही तो चीजें हो सकती है, या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, या फिर दोनों एक प्लस एक माइनस। तो इसके अंदर सबसे पहला बनाने जा रहा हूं मैं आपको एक प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण। अब इसको अगर शुद्ध लैंग्वेज में लिखा जाए, और ये डायग्राम सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ठीक है ना, यानी इसको हम कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी ड्यू टू प्लस क्यू एंड नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज। इसका मतलब दोनों आवेशों का परिमाण तो समान है, समान परिमाण, तथा विपरीत प्रकृति। प्रकृति कैसी होगी, विपरीत प्रकृति के दो आवेश, इनके कारण कैसा डायग्राम बनेगा देखिए। यह मीन्स इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट नेचर, ऑपोजिट नेचर। इसके अगर दो चार्जेज हैं तब कैसा डायग्राम बनेगा, सबको पता है। प्लस के कारण तो बाहर जाती है और माइनस के कारण अंदर आती है। जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए फर्स्ट वाली, मोस्ट 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 मोस्ट, जितना वेरी मोस्ट कहना चाहते हो उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है बच्चों ये। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप लोग। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लगाना है प्लस क्यू, पहले देखो इधर कैसे बनाना है, और यहाँ पर लगा दीजिए माइनस क्यू, और ये देखो प्लस से प्रारंभ हुई और दो आपस में कटनी नहीं चाहिए, प्लस से गई माइनस की तरफ, दूसरी ये रही, यहाँ पर आपस में कटनी नहीं चाहिए क्योंकि दो प्रतिच्छेद नहीं करती है, दो इंटरसेक्ट नहीं करती। ज़्यादा बेकार डायग्राम भी नहीं बनाना है यहाँ पर आपको, ठीक है ना। तीन तीन लाइनें बना दो बस, बहुत है।
प्लस से स्टार्ट हुई नेगेटिव पे कंप्लीट हुई, प्लस से स्टार्ट हुई नेगेटिव पे कंप्लीट हुई। डायरेक्शंस लगा दीजिए। अब यहाँ से ये प्लस से गई, यहाँ से भी ये प्लस से गई, इधर से घूम के वापस ये माइनस में आ गई, इधर से वो भी घूम के माइनस में यहाँ पे आ गई। और एक लाइन और बना देते हैं हम बीचों बीच में यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस से आएगी और माइनस में चली जाएगी। ये बन गया हमारा डायग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है बच्चों ये, ठीक है ना। प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल रेखा, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश युग्म के कारण विद्युत बल रेखा, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट नेचर के दो चार्जेज हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू। उसके कारण हम क्या बनाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। वीडियो को पॉज करके अच्छा सा बना लीजिए डायग्राम। डायरेक्शंस का ध्यान रखना, डायरेक्शन गलत नहीं होनी चाहिए। अब एक डायग्राम और फिर ये हेडिंग कंप्लीट होती है। प्लस क्यू और प्लस क्यू के कारण, ड्यू टू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज, समान परिमाण और समान प्रकृति के दो आवेश, और वो भी कौन से, धनावेश। दो नेगेटिव के लिए नहीं बनेगा डायग्राम, ध्यान रखना। इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल नेचर, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर, टू पॉजिटिव चार्जेस। तो इसके लिए क्या होगा, ध्यान से समझना है। इधर यहां पर क्या होगा इसका डायग्राम, एक मिनट बोर्ड सूखने दो, जस्ट अ सेकेंड। हेडिंग लगाइए जब तक आप वीडियो को पॉज करके। लगा ली हेडिंग सब लोगों ने। अब देखिए इसके अंदर किस टाइप का डायग्राम बनेगा, आप लोग देखिए किस टाइप का डायग्राम बनेगा जो दिखाता हूं मैं आप लोगों को। यहां पर क्या होगा कि प्लस क्यू और इधर भी प्लस क्यू, और आप लोगों को दिखाना है दोनों प्रतिकर्षित हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो एक प्लस के कारण बाहर चली जाएगी, इधर भी प्लस के कारण बाहर चली जाएगी, कोई मिलेगी नहीं। फिर ये खींचेगी आपस में, ये आपस में खींचेगी, यानी कोशिश करेगी बाहर जाने की इस टाइप से, लेकिन मिलेगी नहीं, कभी भी मिलेगी नहीं, दोनों आपस में कहीं नहीं भिड़ेगी। ध्यान से समझना इस डायग्राम को, यानी कि ये, सॉरी डायरेक्शन उल्टी हो गई। यहाँ आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये लग रहा है कि प्रतिकर्षित हो रही है, और दोनों चार्जेस को थोड़ा पास पास में रखना है, इतना ज्यादा दूर मत बना देना जितना मैंने बनाया, पास पास में लेके आना, आप लोग समझ गए। और दोनों के बीच में बराबर एक पॉइंट आ जाएगा N, और ये जो N जो है उसे हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। दो लाइनें और बना देना यहाँ पर, और लगना चाहिए ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रही है, प्रतिकर्षित हो रहे हैं, ठीक है ना। यूं लगना चाहिए, देखो मुड़नी चाहिए लाइनें, ठीक है। एन को कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, यानी कि उदासीन बिंदु। इस एन को क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु। जिस दिन एग्जाम में सवाल आएगा वो आपकी सबसे पहले नजर ये घुमाएगा कि एन लिखा कि नहीं लिखा बच्चे ने, और लाइनें मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है। यूं नहीं कि पास पास आ रही है, प्रतिकर्षित हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। और थोड़ा डायग्राम कॉम्पैक्ट बनाना, पास में बनाना। अब ये हमारी हेडिंग पूरी हो गई, विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने इसकी परिभाषा पढ़ ली, डेफिनेशन पढ़ ली, प्रॉपर्टीज पढ़ ली, गुणधर्म पढ़ लिए, दो क्यों नहीं काटती है, दो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है वो पढ़ लिए, और डायग्राम हमने बना लिए। इसके 4 डायग्राम हमने बना लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए यहां तक फटाफट से। अब देखिए आगे की बात। अभी तक मैंने आपको पहले सेकंड वीडियो के अंदर डेफिनेशंस पढ़ाई थी, परिभाषाएं पढ़ाई थी। अभी उन्हीं को ही हम डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। उनके मात्रक क्या होंगे, यूनिट क्या होंगी, फॉर्मूलेज क्या होंगे, वो सब कंप्लीट करके फिर कल से हम इस चैप्टर के डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र एक हेडिंग पढ़ी थी, फिर से हेडिंग डाल दीजिए विद्युत क्षेत्र। हमने पहले क्या किया था, परसों वाली क्लास में सारी डेफिनेशन को अलग लेके आ गए थे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी, तो अब हम आज इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स जान लेते हैं ताकि हमें डेरिवेशंस करने में आसानी रहे। सेकंड हमने पढ़ी थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं आपको बता दूं डेरिवेशन में दोनों एक ही बात है। डेरिवेशन जब हम करेंगे तो चाहे तुम्हें विद्युत क्षेत्र पूछे, चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, एक ही बात है। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा, डेफिनेशन, जो आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद है। मैंने परसों वाली क्लास में आपको पढ़ाई थी, तो मैं एक बार फटाफट से बोल देता हूं, आप लोग यहीं पे लिख लीजिए। वहां हमने क्या किया था, डेफिनेशंस को हाईलाइट किया था अलग से। अभी हमने फॉर्मूलाइज वगैरह सब चीजें पढ़ रहे हैं, इसकी डायमेंशन कौन सी है, क्या है, सारा कुछ। देखो बोर्ड पसीने से बहुत ज्यादा गीला हो रहा है कोई बात नहीं। हाँ, क्या परिभाषा है विद्युत क्षेत्र की। अब आप इसके ब्रैकेट में लिखना ई, वेक्टर मत लगाना, सदिश मत लगाना, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र परिभाषा क्या थी
किसी आवेश अथवा आवेश के निकायों के चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, उसे हम प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। परसों की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था हम लोगों ने। आप फटाफट से यहाँ पे परिभाषा लिख लीजिए। द इमेजिनरी एरिया सराउंडिंग एनी चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेज एट विच any other charge will either attract or repel. It means it will experience a force according to its nature is called electric field of first charge। ये परिभाषा थी, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर परिभाषा इसकी। क्या परिभाषा हो जाएगी कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी आवेश अथवा आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, उसे हम प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझाई थी मैंने आपको परसों वाली क्लास में। इलेक्ट्रिक फील्ड द इमेजिनरी एरिया सराउंडिंग एनी चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेज एट विच एनी अदर चार्ज will either attract or repel. It means it will experience a force according to its nature. It is called electric field of first charge। अब बात आती है इसका सूत्र। E बराबर फोर्स लग रहा है एक चार्ज के ऊपर F अपॉन Q। कहीं सदिश वदिश कुछ नहीं लगाना है, कोई वेक्टर नहीं लगाना, आप ध्यान से लिखते जाएं। यहां से F बराबर कितना हो जाएगा बेटा? अगर F की वैल्यू निकालूं तो Q इंटू ई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे डेरिवेशंस में हम लोग फोर्स का ये फॉर्मूला भी लगाएंगे, F बराबर QE। अब रही बात इसके मात्रक की, यूनिट की, तो इसकी यूनिट हो गई हमारे पास में बल की तो हो गई न्यूटन और आवेश की हो गई कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या यूनिट हो गई इसकी? न्यूटन पर कूलाम। क्या हो गई? न्यूटन पर कूलाम। अभी एक यूनिट और आएगी इसकी जो विद्युत फ्लक्स से संबंधित है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है, उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करते हैं। एक मात्रक तो यहाँ पर लिख लीजिए न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। अब बात आती है कि ये अदिश राशि है या सदिश राशि है, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं आपको घर की बात बता दूं, ये एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। लिखना नहीं है, हाँ ये लाइन लिखनी नहीं है कभी नहीं, ये लाइन लिखनी नहीं है। मैंने आपको कहा, मैं आपको घर की बात बता दूं, विद्युत क्षेत्र एक अदिश राशि है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी है, और वो जो है ना अगली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आपको डिटेल्स इसकी पता हो तो माइकल फेराडे नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला था विद्युत क्षेत्र एक सदिश क्षेत्र है जिसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से परिभाषित करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी बुक्स वगैरह और रिसर्च पूरी पढ़ रखी है, इसके बारे में आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, हमको यहां पर अपनी मर्जी से नहीं लिखना है कि ये अदिश राशि है या सदिश राशि है। वैसे अगर आपको पूछता है विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है तो अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सदिश राशि है, कंफर्म सदिश राशि है वो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि यहां पर हमको लपके करना ही नहीं है, ना पूछा ना कोई बात, सीधा सीधा काम खत्म। अब बात आती है इसकी विमा, डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशन है वो अगर आपको निकालनी आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आप लोग डायरेक्ट लिख लीजिए यहां पर M1 L1 T-3 A-1। M1 इसकी विमा हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। अगर आपको डायमेंशन के वीडियोस अलग से चाहिए तो आप ले सकते हैं। मैं आपको इस व्हाट्सएप नंबर है अपने 8875919545, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। इसकी जो विमा है वो है M1 L1 T-3 A-1, M1 L1 T-3 A-1। वहां पर डायमेंशन मैंने आपको सिखाई है, 3 वीडियोस के अंदर डायमेंशन पूरी कंप्लीट सिखा दी है बेसिक के अंदर, ठीक है ना। फिलहाल आप इसकी डायरेक्ट डायमेंशन लिख लीजिए, यानी कि इसका सूत्र हमने लिख दिया, मात्रक हमने लिख दिया, विमा हमने लिख दी, दैट्स ऑल, कंप्लीट हो गया विद्युत क्षेत्र। आ गया बात समझ में आप लोगों को? वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट कर लीजिए फटाफट से, फास्ट। अब
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा नंबर हेडिंग डालिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं इसी में एडिट कर रहा हूं, आपको इसमें एडिट नहीं करना है, फिर से हेडिंग डालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नई हेडिंग डालनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हेडिंग डालनी है? अगली हेडिंग देखो, इसी में कचरा मत कर देना, मैंने इसी में लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी जो परिभाषा थी वो क्या थी आप सबको पता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये भी हमने परसों वाली क्लास में पढ़ा था। क्या था? द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले तो परिभाषा लिखिए फटाफट से, क्या थी परिभाषा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ब्रैकेट में लिखना वेक्टर ई। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? वेक्टर ई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ब्रैकेट में वेक्टर ई। परिभाषा हमने परसों पढ़ी थी, क्या परिभाषा थी? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल को या लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। छाती ठोक के लिखो, वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ई। और आगे खुला लिखो, यह एक सदिश राशि है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो बच्चों यहां पे लग गया सदिश, तो यहां पर भी लगेगा सदिश। बल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और Q की जगह आ गएगा Q0, ठीक है। एकांक धनावेश हो गया हमारा Q0, और इस फॉर्मूले को लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर हमारे। वेक्टर E बराबर, इस बॉक्स को हटा के बड़ा कर देता हूं, ध्यान रखना इधर वेक्टर लगा हुआ है। Q तो आवेश तो एक अदिश राशि है, आ गया समझ में। वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपॉन Q0, इसका फॉर्मूला हो गया। यूनिट ये की ये रहेगी न्यूटन पर कुलाम, न्यूटन प्रति कुलाम, ठीक है ना। और विमा भी ये की ये रहेगी, डायमेंशन भी ये की ये रहेगी M1 L1 T-3 A-1। क्या हो जाएगी डायमेंशन इसकी? M1 L1 T-3 A-1, यानी इसकी परिभाषा चेंज हो गई, सूत्र चेंज हो गया, बाकी मात्रक और विमा वही की वही है, डायमेंशन और यूनिट वही की वही है। अब यहां पर मैं अगर आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर ये Q0 0 हो जाए, अब एक इलिस्ट्रेशन करते हैं, Q0 का मान 0 है तो 1/0 कितना होता है? अनंत होता है, जो कि संभव नहीं है। 1/0 इनफाइनाइट होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपने मैथमेटिक्स के अंदर लिमिट पढ़ी होगी, लिमिट, ठीक है ना। मैंने यहाँ लिमिट लगा दी Q0 टेंड्स टू 0। इसका मीनिंग ये हो गया क्या भाई, Q0 का मान 0 की ओर अग्रसर है, मींस 0 की ओर जा रहा है। 0.00000001 हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर Q0 0 हो गया तो 1/0 F/0 अनंत हो जाएगा, यानी E की वैल्यू अनंत हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। CBSE बोर्ड के अंदर ये सवाल जरूर आ चुका है बच्चा, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में 2 लाइन यहाँ पे लिखवा देता हूं फटाफट से। इस फॉर्मूले को भी लिख लीजिए, और यहां पर एक क्वेश्चन लिखिए, नीचे एक क्वेश्चन लिखिए। मैं बोलता हूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर ये सूत्र लिखना है आपको। पहले तो वीडियो को पॉज करके फटाफट से यहां तक नोट कर लो, परिभाषा, डेफिनेशन, ये फॉर्मूला, ये यूनिट, ये डायमेंशन, मात्रक, विमा, सब कंप्लीट कर लो फटाफट से वीडियो को पॉज करके। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अंदर एक प्रश्न लिखिए, मैं बोलता हूं, लिखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र वेक्टर E बराबर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 वेक्टर F अपॉन Q0, मतलब ये सूत्र लिखना है, ठीक है ना। मैं लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 का भौतिक महत्व क्या है? व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 इन, अब ये फॉर्मूला लिख दो। एक काम करता हूं, मैं खुद ही क्वेश्चन लिख देता हूं, ऐसा करता हूं, जस्ट अ सेकेंड, वीडियो को पॉज कर लो, मैं खुद ही क्वेश्चन लिख लेता हूं। यहां पर लिखिए, एक क्वेश्चन बना के, CBSE के अंदर आया हुआ है, कई बार अपने RBSE में कॉपी पेस्ट कर दिया तो आप उड़ जाओगे। सवाल ये था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में सूत्र वेक्टर E बराबर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 वेक्टर F अपॉन Q0 में लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 का भौतिक सार्थक्य क्या है, का भौतिक महत्व क्या है, यानी ये किसको प्रदर्शित कर रहा है?
ये सवाल सीबीएसई के अंदर आ चुका है, कई बार अपने कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि नया सवाल, फिर आपका 100 वाला सपना टूट जाएगा अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस नहीं पढ़े। और ये मेरी गारंटी है बच्चों, अपने नोट्स में से, अपनी क्लास में से कुछ भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, कंफर्म नहीं आएगा। तुम तो बस डेली के वीडियोस डेली देखते रहो, 1100 रुपये फीस भरो और बस पढ़ते रहो। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, अब आपका माइंड क्लियर हो गया होगा, हम टू द पॉइंट चलते हैं। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 इन द टर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field as vector E is equal to limit Q0 tends to 0 vector F upon Q0। ठीक है ना, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। वो कह रहा है सूत्र में लिमिट क्यों लगाई हमने, बस सीधी सीधी बात, मोरल ऑफ द स्टोरी कि ये लिमिट क्यों लगाई भाई, तो सीधी बात है, लिमिट का मतलब हो गया भाई कि ये 0 की ओर अग्रसर है। Q0 का मान, इसका मान कभी भी आवेश का मान शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि यदि इसका मान शून्य हो गया तो तीव्रता जो है वो अनंत हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, Q0 इज टेंड्स टू 0 मीन्स Q0 की वैल्यू जो है 0 की ओर जा रही है, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकती है। क्यों, अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो F अपॉन 0 कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। और ऐसा कोई आवेश नहीं है जिसका विद्युत क्षेत्र अनंत होता है, इंटेंसिटी जो है इनफाइनाइट होती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग लिखिए, मैं बोलता हूं, लिखिए। पहले तो ये सूत्र लिख लीजिए फिर से, जब आप आंसर लिखेंगे तो ये फॉर्मूला फिर से लिख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला वापस से लिख लो और नीचे लिखो, मैं बोलता हूं यहां लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 का मैं लिख ही देता हूं, ऐसा करता हूं। वेक्टर E बराबर, समझ में तो आ गया ना भाई, ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। बस 2 लाइन लिखनी है, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 वेक्टर F अपॉन Q0। यहां पर हमको लिखना है, यहां लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 का भौतिक सार्थक्य या भौतिक महत्व यह है कि Q0 का मान शून्य की ओर अग्रसर है, शून्य की ओर अग्रसर है। यहां Q0 का मान कभी भी, लेकिन Q0 का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि Q0 का मान शून्य हो गया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E का मान अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। आज हमने 2 चीजें पढ़ ली जो संभव नहीं है, लेकिन एग्जाम में जरूर आएगी, इसकी पूरी पूरी संभावना है बच्चों, ध्यान रखना। हियर द फिजिकल सिग्निफिकेंस, हियर द फिजिकल सिग्निफिकेंस of Q0 tends to 0 means Q0 cannot be 0, because if Q0 is 0 then intensity of electric field vector E will be infinite, which is not पॉसिबल। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया, कभी आएगा नहीं अपने आरबीएससी में, लेकिन अगर आए तो कर लेना बच्चों, सीबीएसई में क्वेश्चन आ चुका है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है 3rd नंबर, विद्युत द्विध्रुव। क्या है, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल।
इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता हो तो। ये सब हमने परसों वाली क्लास में जो हमने ओनली डेफिनेशंस जो पढ़ी थी, केवल परिभाषाएं जो पढ़ी थी, उनको हम डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। होता क्या है बच्चों, सब जगह ये चीजें पढ़ाई जाती है, लेकिन यही पढ़ाई जाती है कंप्लीट डिटेल्स में, और एग्जाम में सीधी डेफिनेशन आती है। फिर बच्चा सोचता है क्या करूं, तो कुछ मत कर बेटा, मजे कर, खुश रहे, घर जाके रोटी खा के सो जा, आराम से हो गया जो होना था। इसलिए आप लोगों को मैंने क्या किया, डेफिनेशंस को पहले अलग से उठा दिया और अब इनकी कंप्लीट डिटेल्स जो है मैं आपको सिखा रहा हूं। तो विद्युत द्विध्रुव, सीधी सी बात है, इसकी परिभाषा हम सबको याद है, एक ऐसा तंत्र या निकाय जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर न्यूनतम दूरी 2a पर स्थित होते हैं, उस तंत्र को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द सिस्टम ऑफ टू चार्जेज विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन नेचर आर प्लेस्ड एट मिनिमम डिस्टेंस 2a इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये सीधी सीधी परिभाषा थी, आप फटाफट से यहाँ पे डेफिनेशन लिख लीजिए, परसों पढ़ी हुई है मैंने आपको। क्या परिभाषा हो जाएगी, विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा तंत्र या निकाय जिसमें दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर न्यूनतम दूरी 2a पर स्थित होते हैं, उस तंत्र या निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। मींस द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन नेचर आर प्लेस्ड एट मिनिमम डिस्टेंस 2a इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विद्युत द्विध्रुव एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है? बताइए बताइए बताइए, सोचो, 5 सेकंड के लिए सोचो। 1 2 3 4 5। ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं बता देता हूं दोनों ही गलत है, तुम मूर्ख हो, क्योंकि ये एक तंत्र है, ये एक निकाय है, ये एक सिस्टम है, ये एक चीज है, ये एक एंटिटी है, ये एक आइटम है, ये एक सामान है, ये कोई भी राशि नहीं है, ना सदिश राशि है ना अदिश राशि है। हमने परिभाषा आपने खाली सुनी, आपने सिर्फ सीखी, याद की, लेकिन समझी नहीं। अब फिर से सुनाता हूं परिभाषा, एक ऐसा तंत्र या निकाय, द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, यहीं से तो शुरू होती है। ये एक तंत्र है, एक चीज है, एंटिटी है, ये समझ गए आप लोग? तो ना सदिश राशि है ना अदिश राशि है। अभी तक एकमात्र सदिश राशि हमारे पास आई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना, तो कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में मेन कंटेंट को मत छोड़ देना। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा अब हम बना देते हैं। इसका चित्र -q हमेशा लेफ्ट साइड में लगाना और +q इधर लगाना, याद रखना। ये -q +q, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। टोटल डिस्टेंस हो गई हमारे 2a। कितनी डिस्टेंस हो गई? 2a डिस्टेंस हो गई। अब मुझे बताओ, अगर इसका मध्य बिंदु O हुआ यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? a। और वो जो वेक्टर p की जो डायरेक्शन थी वो -q से +q होती है बेटा। p था विद्युत द्विध्रुव आगुण, जो भी आगे आएगा नेक्स्ट परिभाषा मैंने आपको पढ़ा दी थी, p बराबर 2aq, याद हो तो अगर आपको विद्युत द्विध्रुव का चित्र पूछता है तो ये चित्र बनेगा। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर आपको डायग्राम पूछता है तो ये डायग्राम आपके बनेगा। यहाँ पर -q हमेशा लेफ्ट में लगाना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो होती है विद्युत द्विध्रुव आगुण की, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, वो -q से +q होगी। अभी उसको आगे पढ़ते हैं। यानी कि विद्युत द्विध्रुव के अंदर केवल परिभाषा और चित्र बनेगा। अगर आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में कुछ लिखना है तो केवल चित्र बनेगा और परिभाषा लिखी जाएगी, डेफिनेशन लिखी जाएगी। आ गया समझ में आप लोगों को यहां तक? अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा साइड में लेके चलता हूं कि एक सवाल आएगा जिसको हम 5 मिनट बाद में पढ़ेंगे। आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त लिखिए। आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त लिखिए, मीन्स आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन लिखिए। अभी पहले मैं आपको इसके बाद में पढ़ाने वाला हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फिर इसके ऊपर लेके चलता हूं, याद रखना। आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त लिखिए, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशंस बतानी है हमको। अभी साला नया आदर्श आ गया यहाँ पर, कोई बात नहीं, आने दो, ये चलते रहेंगे। चौथी हेडिंग डालिए विद्युत द्विध्रुव आगुण। चौथी हमारी हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव आगुण, फिर उसी के अंदर उस क्वेश्चन को ऐड कर देते हैं। विद्युत द्विध्रुव आगुण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसके ऊपर तो क्वेश्चन आपके RBSc 2022 में आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, इस पे सवाल आएगा, कंफर्म आएगा। विद्युत द्विध्रुव आगुण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के ऊपर क्वेश्चन छपेगा, छप गया यूं समझ लो,
ठीक है ना। और अब आप देख लो 2 मार्च से एग्जाम शुरू है, तो अभी मैंने कैलेंडर देखा नहीं है, आप भी कैलेंडर देखना। जो उसके बाद जो सोमवार आएगा ना 2 मार्च के बाद का, शायद मेरे हिसाब से इसका मतलब 2 मार्च को गुरुवार होगा जब भी एग्जाम स्टार्ट हुए। 2, 3, 4, 5, 6 मार्च इस बार बोर्ड का एग्जाम है आपका फिजिक्स का, कंफर्म लिख के ले लो। मेरे हिसाब से 6 मार्च 2022, अगर 2 मार्च को गुरुवार हुआ तो ठीक है ना। वैसे गुरुवार को ही बोर्ड के एग्जाम से स्टार्ट होते हैं। कल ही नोटिफिकेशन आया था, आपके फॉर्म वगैरह 1 सितंबर से भरना स्टार्ट होंगे और शायद 22-23 सितंबर लास्ट डेट है। 22 सितंबर को मेरा बर्थडे, उस दिन भर देना सारे फॉर्म बोर्ड के और अच्छे मार्क्स लेके आ जाना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सबसे पहले इसकी परिभाषा आप सबको पता है। विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण Q तथा आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी 2a के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इन इलेक्ट्रिक डाइपोल the product of multiplication of magnitude of one charge and minimum distance between charges is called electric dipole moment। ये डेफिनेशन भी हमने परसों वाली क्लास में पढ़ी थी, तो फटाफट से आप वीडियो को पॉज करके यहाँ परिभाषा लिख लीजिए सबसे पहले, उसके बारे में ज्यादा कोई चर्चा करेंगे नहीं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन इलेक्ट्रिक डाइपोल द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ज्यादा डिटेल के लिए परसों वाली क्लास में पढ़ना। ब्रैकेट में लिखना वेक्टर पी, आगे लिखिए। अब यह एक सदिश राशि है, इसे वेक्टर पी से प्रदर्शित करते हैं। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर पी। ये स्पेशल लाइन, यह एक सदिश राशि है, इसे वेक्टर पी से प्रदर्शित करते हैं। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर पी। और पी का फॉर्मूला क्या होता है? 2aq। 2a टोटल डिस्टेंस है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराऊंगा, कंफ्यूज मत होना। पी पे सदिश लगाया, ए पे सदिश लगाया, काम कंप्लीट हो गया। ये हो गया इसका सदिश सूत्र। एग्जाम में सवाल आया हुआ है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश सूत्र लिखिए। साला सूत्र तो सूत्र होता है, सदिश सूत्र क्या होता है? कुछ नहीं, साले सदिश लगाने हैं। वेक्टर फॉर्मूला लिखिए इसका, तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्मूला। आ गया समझ में? अब आती है बात इसके मात्रक की, इसकी यूनिट की। इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो 2 की कोई यूनिट नहीं, a डिस्टेंस है मीटर और q चार्ज है कुलाम, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा कुलाम इंटू मीटर। क्या हो जाएगा? कुलाम इंटू मीटर। क्या यूनिट हो गई बच्चों इसकी? कुलाम इंटू मीटर। और न्यूमेरिकल के अंदर आपको ऐसे मिलेगा 10 cm। अधिकतर बच्चे बाहर आके कहेंगे सर ये सेंटीमीटर था ना, तेरा बाप सेंटीमीटर नहीं था, ये बीच में देख मम्मी ने डैश लगा दिया। इसका मतलब कुलाम इंटू मीटर। क्वेश्चन पढ़ना ढंग से, ये सेंटीमीटर नहीं है इसलिए। और एक चीज तुम भी ध्यान रखना, जब भी तुम्हें वन वर्ड क्वेश्चन पूछे, जे अगर तुम्हें 1 नंबर में पूछे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिखो, राइट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये cm pm लिख के मत आ जाना। पहले कह रहा हूं पूरा लिखना कुलाम इंटू मीटर विथ स्पेलिंग। हिंदी मीडियम वाले फिर भी थोड़ी बहुत गलती करेंगे, मात्रा कु की छोटी बड़ी करेंगे चलेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले स्पेलिंग गलत मत लिख के आना वन वर्ड क्वेश्चन में, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये रूल है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बात इसका सदिश चित्र बनाइए। तो कुछ नहीं, चित्र बना के डायरेक्शन लगानी, और क्या करना है? इसका सदिश चित्र बनाइए। ये सवाल आए हुए हैं। वेक्टर डायग्राम बनाओ, वेक्टर फॉर्मूला लिखो। अब फॉर्मूला तो फॉर्मूला होता है, खाली वेक्टर लगाना है। वेक्टर डायग्राम अभी अभी हमने बनाया ना डायग्राम विद्युत द्विध्रुव वाला, वही वापस से बनाना इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला। तो यहां पर क्या कर देना है? -q + q। थोड़ा बड़ा बनाना डायग्राम। AB मिड पॉइंट O, यहां थोड़ा पॉइंट दिखा देना, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 2a और यहां पर वेक्टर p की डायरेक्शन ध्यान रखना माइनस इधर ही लगाना है, क्योंकि इसकी जो दिशा होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां होती है? वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, ऋणावेश से धनावेश की तरफ। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बर्बाद कर देंगे अगर आप लोगों ने नहीं सीखे ढंग से। तो ऋणावेश से धनावेश की तरफ, किधर होते हैं? ऋणावेश से धनावेश की तरफ। नेगेटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, ये हो गई इसकी डायरेक्शन। अब इसकी जो यूनिट है हो गई डायमेंशन सॉरी रह गई विमा। इसकी डायमेंशन हो जाएगी हमारी, बहुत ही सिंपल डायमेंशन है, MLTA। इसका मतलब एक तो आवेश है, आवेश की होती है AT
और ये दूरी है तो L, यानी M0 L1 T1 A1, ये हो गई इसकी डायमेंशन हो गई हमारे सामने। इसकी विमा हो गई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक, फिर क्या हो गया डाइपोल मोमेंट। परिभाषा इसकी मैंने आपको बता दी, मात्रक आपको मैंने बता दिया, विमा आपको मैंने बता दी, डायमेंशन वगैरह सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब देखिए आप लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के अंदर। वीडियो को पॉज करके फटाफट से लिख लीजिए। अब ध्यान रखना यहां पर कुछ बुक्स में इसका मात्रक डिबाई लिखा हुआ है, तो डिबाई हमको नहीं लिखना। जब भी आपको मात्रक पूछेगा एक ही मात्रक है, कूलाम इनटू मीटर, ठीक है ना। अब 1 मिनट में उसकी बात कर लेते हैं। एक प्रश्न लिख लीजिए अलग से, आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त लिखिए। आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त लिखिए। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस साल के लिए, आउट ऑफ कोर्स है ये, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट द कंडीशंस ऑफ आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल तो कुछ नहीं है बेटा, यहां पर ये जो 2a डिस्टेंस है ना, ये जो 2a डिस्टेंस, जस्ट अ सेकेंड, बोर्ड साफ कर देते हैं एक बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? इसका आंसर ये हो जाएगा कि ये जो आवेश का जो मान है, Q का मान, वो अति उच्च होना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो दूरी है वो नगण्य होनी चाहिए, नेग्लिजिबल होनी चाहिए। 2 शर्तें हो गई इसकी यहां पर। क्या हो गई? फर्स्ट कंडीशन, Q टेंड्स टू इनफाइनाइट, ब्रैकेट में आ जाएगा आवेश का मान उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, यानी कि अधिक होना चाहिए। वैल्यू ऑफ चार्ज शुड बी ग्रेटर, ये लिखना जरूरी है। Q टेंड्स टू इनफाइनाइट, ब्रैकेट में ये लिखना है आवेश का मान उच्च होना चाहिए या अधिक होना चाहिए। वैल्यू ऑफ चार्ज शुड बी ग्रेटर, और आवेशों के बीच की दूरी नगण्य होनी चाहिए। आवेशों के बीच की दूरी नगण्य या बहुत कम होनी चाहिए। शून्य नहीं होनी चाहिए, शून्य होगा तो लफड़ा हो जाएगा। टेंड्स टू 0 है, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज शुड बी नेग्लिजिबल, या लेस। ये हो गई हमारे आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त हो गई यहां पर। अगर आपको पूछता है आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त लिखिए, नंबर 1 Q टेंड्स टू अनंत, नंबर 2 2a टेंड्स टू 0, और ब्रैकेट में लिखना आवेश का मान अधिक होना चाहिए, वैल्यू ऑफ चार्ज शुड बी ग्रेटर, और डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस शुड बी नेग्लिजिबल, आवेशों के बीच की दूरी नगण्य होनी चाहिए। तो ये बच्चों आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। तब तक कल के लिए इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।